नमस्कार, मैं श्रवण कुमार अपने YouTube चैनल स्टार जीएस हब में आपका स्वागत करता हूं। हमने बताया था कि हम लोग अगली कक्षा के साथ अपना प्रवेश करेंगे, जैसा कि मैंने इसके पहले इंट्रो भी दिया था अपना। तो जीएस की जो कंप्लीट कक्षा का अध्ययन कराने की मैंने जिम्मेदारी लिया है इस चैनल के माध्यम से। इसमें जीएस की जो पहली क्लास मैं लेके आया हूँ वो है इतिहास, हिस्ट्री। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इतिहास के मुद्दों पे करेंगे। इतिहास, हिस्ट्री। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, इसको पढ़ा तो जाएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा इसके बारे में दो चार शब्द जानते हैं हम लोग। इतिहास क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के पठन पाठन हमारे भावी भविष्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। इन मुद्दों पे ज़रा 2 मिनट मैं चर्चा करता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू होता हूँ। तो जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, इस विषय का नाम है इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सुने होंगे। और इतिहास का अध्ययन जब करने के लिए हम लोग चलते हैं तो जनरली यही लगता है कि बीती हुई जो घटना है उसी को पढ़ने चल रहे हैं, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल बीती हुई घटनाओं का अध्ययन इतिहास कह देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको हम इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं करते। और यदि हर दिन की घटनाओं को दर्ज करने लगे तो हमें लग रहा है कि इतिहास लिख पाना संभव ही नहीं होगा। तो इतिहास क्या है, इसका रियल परिभाषा हम कैसे देंगे, इसके बारे में ज़रा हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास शब्द को हम तोड़ देते हैं 2 भागों में। एक इसका रूप लिखते हैं इति और दूसरा रूप लिखते हैं हास। इति का जो शाब्दिक अर्थ होगा ये होगा ऐसे ही। इति का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होगा ऐसे ही। और हास का जो शाब्दिक अर्थ निकालेंगे यहाँ वो होगा हो गया, ऐसे ही जो हो गया। लेकिन ऐसे ही जो हो गया, इसका क्या तात्पर्य निकालना। बीती हुई ऐसी घटनाएं, जो घटनाएं हमारे तत्काल के समाज में कोई न कोई परिवर्तन लाया हो, ये सामाजिक परिवर्तन लाया हो या आर्थिक परिवर्तन लाया हो, आर्थिक परिवर्तन, या राजनीतिक परिवर्तन लाया हो, या धार्मिक परिवर्तन लाया हो, या कह सकते हैं भौगोलिक परिवर्तन लाया हो, भौगोलिक परिवर्तन, या सांस्कृतिक परिवर्तन लाया हो, ऐसे तमाम मुद्दे हो सकते हैं, इत्यादि का इत्यादि। यानी इतिहास का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इस इतिहास के अध्ययन में मैंने इतिहास शब्द को तोड़ा तो 2 भागों में विभाजित किया है। पहला शब्द मैंने लिखा इति, दूसरा हास, ऐसे ही जो हो गया। लेकिन बीती हुई ऐसी घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है जो तत्काल के समाज पे कोई न कोई परिवर्तन लाया हो, तत्काल की अर्थव्यवस्था में कोई न कोई परिवर्तन लाया हो, तत्काल के राजनीतिक गतिविधियों में कोई न कोई परिवर्तन लाया हो, तत्काल के धार्मिक गतिविधियों में कोई न कोई परिवर्तन लाया हो, या कह सकते हैं तत्काल की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन लाया हो, या तत्काल की सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन लाया हो। इन सभी परिवर्तन या इनमें से कोई भी एक परिवर्तन के रूप में अगर कोई घटना घटित होती है, ऐसे समस्त घटनाओं को हम बोलेंगे इतिहास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन परिवर्तनों के अभाव में कोई घटना घटित हो रहा है, मतलब वो इतिहास के रूप में नहीं जाना जा सकता है। आप ऐसे महसूस करिएगा
आज़ाद देश के बाद सैकड़ों घटनाएं घटित हुई होंगी। क्या सारी घटनाएं इतिहास के पन्नों पे दर्ज की गई हैं क्या? की गई हैं क्या? नहीं की गई हैं। अगर संविधान बनने के बाद भी कोई माइकलाल ऐसा ताकत रखने वाला आ जाए जो इसमें से कोई परिवर्तन कर दिखा पावे, तब मानेंगे कि ये घटना एक ऐतिहासिक रूप धारण कर लिया। लेकिन कोई माइकलाल ऐसा नहीं है जो भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर समाज को चेंज कर दे, अर्थव्यवस्था को चेंज कर दे, हमारी राजनीतिक गतिविधि को चेंज कर दे, हमारी धार्मिक गतिविधि को चेंज कर दे, या हमारे भौगोलिक सीमाओं को चेंज कर दे, या हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों को चेंज कर पावे। ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान ऐसा एक चीज़ बन चुका है जो संविधान इन समस्त गतिविधियों को एक साथ संचालित करता है। इसलिए बीती हुई घटना भारत के इतिहास के रूप में दर्ज नहीं कर सकते, चाहे भारत हो चाहे विश्व के नज़रिए से हो। तो इतिहास को ऐसे हम लोग समझेंगे, इंट्रो के रूप में इतिहास को परिभाषित हमने किया है। तो इतिहास को परिभाषित करने के लिए ऐसे समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं जिस इतिहास विषय के बारे में पढ़ रहे हैं इसके दूसरे चरण पे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसके दूसरे चरण पे देखते हैं। दूसरी बात ये है, इतिहास का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? सरसरी निगाह से अगर जाना जाए तो इतिहास का अध्ययन क्यों कराया जाता है? इतिहास का अध्ययन जरूरी क्यों है? तो जरूरी क्यों है, जरा इसको हम लोग देखते हैं। जरूरी क्यों है? हम जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन कर लेंगे तो हमारे देश की जीडीपी जीएनपी नहीं बढ़ पाएगी। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इतिहास का होल सोल अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। हम जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन करना हमारे देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकता। बावजूद इसके हम इतिहास पढ़ते हैं। इसके पीछे कारण यह है, इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उन गलतियों को करने से बचें जिन गलतियों के वजह से बड़े बड़े साम्राज्य धराशायी हो गए। उन गलतियों से बचने के लिए मैं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। सपोज करिए अगर मैं कपड़े पहन के ऐसे चल रहा हूँ समाज में एक सभ्य मानव की तरह, ये किसकी देन है? ये इतिहास की देन है। इतिहास हमको रहने, खाने, जीने, पीने, किस तरह से रहना चाहिए, हर तरह के माहौल को उपलब्ध करवाता है। इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको सरसरी निगाह से ले चलेंगे क्योंकि हम लोगों को हमने बताया था मेन इंटेंशन यूट्यूब चैनल पे आने का मेरा क्या है, बस यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डील किया जाए। यहाँ के बहुत ज़्यादा कथा प्रवचन हवाई की बात करने से कुछ होने जाने का नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, सारे हवाई की बातें समाप्त हो जाते हैं। अब हम अगले टर्न पे चलते हैं। अगली बात हमारी ये है कि इतिहास का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इस इतिहास को हम लोग ज़रा पार्टीशन करके देख लेते हैं कि इसको किस किस रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास का पार्टीशन जब हम लोग करेंगे तो देखते हैं इतिहास इसको मुख्य रूप से हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। एक भाग इसका जो हम लोग बांटते हैं उसको हम लिख देते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, और दूसरा लिख देते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और तीसरा हम लिख देते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड का तात्पर्य ये निकला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री का तात्पर्य हम लोग हिंदी में देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल फेज में हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। जितने सारे इतिहास के बारे में उल्लेख हम लोगों को मिला है उसके पीछे रिसोर्सेज क्या है? तो जो रिसोर्सेज हैं वो 2 मिलते हैं रिसोर्सेज, या तो साहित्यिक साक्ष्य होगा, या तो हम साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे बोलते होंगे साहित्यिक साक्ष्य, जिसको हम कह सकते हैं लिटरेचर प्रूफ, या तो हमें मिला होगा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, यानी पूरा तात्विक साक्ष्य।
इन दो आधारों पे हम अपने इतिहास का पठन पाठन शुरू कर रहे हैं। इन्हीं दो आधारों को ध्यान में रखकर हम इस इतिहास का पार्टीशन भी किए हैं। फर्स्ट प्री हिस्ट्री पीरियड, सेकंड प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और थर्ड जो मैंने किया है वो है मेरा हिस्टोरिकल पीरियड। थर्ड जो मैंने किया है वो मेरा हिस्टोरिकल पीरियड है। प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या पढ़ा जाता है? इस कालखंड में हम ऐसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ऐसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनके बारे में केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे देने वाली जानकारी को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। यानी कि यहाँ हमें जो साक्ष्य मिल रहा है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ तो यहाँ हमारे पास बी अवेलेबल है, ए अवेलेबल नहीं है। साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है। लिटरेचर प्रूफ नहीं। साहित्यिक साक्ष्य मतलब लिखी हुई चीज़, किसी राजा महाराजा के काल में कोई कवि लिख के चला गया हो, किसी धर्म ग्रंथ से लिखी हुई कोई कापी किताब हो, या कोई किसी की स्टोरी हो, जीवन गाथा हो, ये समस्त जितनी सारी ग्रंथ हैं इन सारे को हम लोग लिटरेचर प्रूफ कहते हैं। तो लिटरेचर प्रूफ का यहाँ अभाव है। यहाँ क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में जितनी सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इसमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलेगा, पूरा तात्विक साक्ष्य यहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ हमको साहित्यिक साक्ष्य भी यहाँ मिलेगा। यहाँ ए और बी हमें दोनों मिल रहे हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य है उस साहित्यिक साक्ष्य की लिपि जो है, जिस लिपि में उसे लिपिबद्ध किया गया है, उस लिपि को अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और जब पढ़ नहीं पाए तो समझ कहाँ पाएंगे। यानी कि इस कालखंड में हम उन पहलुओं पे चर्चा करते हैं जिनमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्यों का उल्लेख है, लेकिन केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे हम उसका उल्लेख करते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों की लिपि को पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं है। तीसरा जो है हिस्टोरिकल पीरियड। इस हिस्टोरिकल फेज जो है, ऐतिहासिक काल जो है, यहाँ हमको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलेगा, लिटरेचर प्रूफ भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। यहाँ जो भी दोनों मिल रहे थे, लेकिन यहाँ का जो साहित्यिक साक्ष्य है, इस साहित्यिक साक्ष्य की लिपि को हमने पढ़ भी लिया है हम लोगों ने और उसे समझ भी लिया है। इन्हीं के आधार पे ये 3 कालखंडों में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो पहला हम लोगों का कालखंड चलेगा वो चलेगा प्री हिस्ट्री पीरियड। जो पहला कालखंड हम लोगों का चलेगा वो है प्री हिस्ट्री पीरियड। तो देखते हैं। एक बात बता दूं मैं, जिस हिस्ट्री के बारे में हम लोग चल रहे हैं पढ़ने के लिए, प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस इतिहास की गाथा को आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभा रहे हैं वो मानव थे, मनुष्य ही थे ना। तो वो मनुष्य जो थे, वो मानव धरातल पे कहाँ आए थे, कहाँ की धरती को सर्वप्रथम उन लोगों ने, सर्वप्रथम किस धरती पे वो लोग उतरे थे या जहाँ से अपनी विस्तार की गाथा की शुरुआत की है, उस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं मनुष्य कैसे बना। जब मैं बायोलॉजी का चैप्टर लेके आऊँगा तो आपको बताऊँगा, जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, जियोग्राफिकल मेथड बताऊँगा। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ बस ये कि मानव सपोज करिए बन गया है, बस वो मानव अपना विकास कैसे कर रहा है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मानव का विकास में देखते हैं, मानव का विकास चरण क्या है, मानव का विकास चरण क्या है, इसके अंदर में हम लोगों को क्या देखना। ऐसा माना जाता है, अधिकांश विद्वानों का यही मत रहा है कि आज से लगभग लाखों वर्ष पहले की यह घटना है। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले की घटना है, लाखों वर्ष पूर्व की घटना है, पूर्व की घटना है। ये लाखों वर्ष पूर्व की घटना क्या है? जो मानव था ना, उस मानव का जो प्रारंभिक रूप था, मानव का
प्रारंभिक जो रूप था, ये मानव का प्रारंभिक रूप जो था उसे हम बोलते हैं मानव प्राइमेट्स के रूप में था। प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स शब्द का क्या तात्पर्य है? इस प्राइमेट्स शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो प्राइमेट्स शब्द के अंदर हम देखेंगे नर बानर जो होते हैं, नर बानर, लंगूर, नर बानर हुए, लंगूर हुए, बहुत सारे स्तनधारी प्राणी, इन सारे लोगों को प्राइमेट्स के रूप में जाना जाता है। यानी कि मानव का जो प्रारंभिक रूप था वो प्राइमेट्स के रूप में था, यानी नर बानर, लंगूर कह सकते हैं, स्तनधारी प्राणी कर सकते हैं। इस रूप में मानव का विकास चरण देखा जाता है, शुरुआत हुआ है। अब ये जो प्राइमेट्स मानव था, अपनी विकास की शुरुआत कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? तो जो प्रारंभ ये कर रहा है, अपनी विकास की जो शुरुआत कर रहा है, शुरुआत जो कर रहा है वो कर रहा है अफ्रीका के जंगलों से। अफ्रीका के जंगलों से, अफ्रीका के जंगलों से मानव का जो शुरुआत हो रहा है अफ्रीका के जंगलों से हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो था, वो लोग ऐसे कहते हैं कि बानर था, वानर, और वानर के रूप में मनुष्य अफ्रीका के जंगल में पेड़ों पे रहता था, कंदमूल खाता था। धीरे धीरे उसने पेड़ों से उतरने का प्रयास किया, फिर चलने का प्रयास किया, तो वो झुक के बताते लोग इतना उठा, ऐसे हुआ, फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ बताया जाता है इतिहास के माध्यम से। तो हम लोगों को अपने एग्जाम के नज़रिए से लेके चलना है। मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा कहानी ग्रंथ लेके चलने से कुछ होगा नहीं, बस वो सुनने में ही अच्छा लगता है। बताने के लिए वैसे बताया जा सकता है, लेकिन अभी मैं अपने पॉइंट पे बात करता हूँ। अफ्रीका के जंगलों से इन लोगों का विस्तार हो रहा, विकास हो रहा। अफ्रीका जंगल से जो इन लोगों का विस्तार हो रहा है, उस अफ्रीका के जंगल से विस्तार कैसे कर रहे हैं? तो सपोज करिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ हम जंगल 2-4 पेड़ मैं बनाता हूँ आपको बताने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। ज़रा इसको समझिएगा। सपोज करिए जंगली एरिया, ये अफ्रीका का जंगल है। इस जंगली एरिया में पेड़ों पे मनुष्य रह रहा है, कंदमूली खा रहा है, जीवन को व्यतीत कर रहा है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मनुष्य के अंदर विचार आया कि ज़रा पेड़ों से भाई धरातल पे उतरो और धरातल का आनंद लेके देखते हैं क्या मज़ा है धरती का। अब वो धरातल का मज़ा लेने के लिए धरातल पे आया, धरातल पे अपने जीविकोपार्जन को गुजार रहा है। धरातल पे जब जीविकोपार्जन को व्यतीत किया तो एक जाहिर सी बात है, धरातल पे करेगा क्या? इस धरातल पे धीरे धीरे टहलने की प्रक्रिया शुरू किया। और ये मानव जो था, ये टहलते टहलते एक समय ऐसा आएगा, आप समझ सकते हैं कि ये जंगली एरियाएं हैं, तो इसके बाहर कुछ दूर जाएंगे तो मैदानी एरियाएं ज़रूर मिलेंगी, मैदानी एरिया ज़रूर मिलेगा। अब ये मानव का जो रूप है ना प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स मानव कर क्या रहा है? जब ये जंगली एरिया को क्रॉस कर ले रहा है, मैदानी एरियाओं तक पहुंच रहा है, तो उसके मन में कुछ विचारधाराएं आ रही हैं। वो विचारधारा ये है कि इसकी एक शाखा ये सोच रही है कि भाई हम जंगल से बाहर थोड़ा चलें और जंगल के बाहर चल के जंगल के बाहरी इलाकों का आनंद लेते हैं। और कुछ ने कहा भाई जंगल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न हो लो, जंगल में ही रहा जाएगा। और कुछ लोगों ने जंगल से बाहर तो निकला, लेकिन जंगल से बाहर जब निकले हैं ये, तो जा कर के फिर कहीं जंगली एरियाओं में ही छिप गए हैं, यानी मैदानी एरियाओं में ये नहीं रहे। मेरा कहने का तात्पर्य बस ये है कि अफ्रीका के जंगलों में जो प्राइमेट्स मानव था, जब धरातल पर उतरा है तो उसके मन में विचारधाराएं जो आई, वो विचारधारा ये है, एक विचारधारा जंगल से बाहर जा रही है और दूसरी विचारधारा जंगल से बाहर जाने का इनकार कर रही है, या दूसरी जंगलों में जाके पुनः रहने को स्वीकार कर रही है। अब जब ये ऐसी घटना घट रही है तो हुआ क्या? जो लोग इस अफ्रीका के जंगल से बाहर जाने से इनकार कर दिए, ज़रा यहाँ समझिएगा बातों को। जो लोग अफ्रीका के जंगल से बाहर जाने से इनकार कर दिए, सपोज करिए बाहर जाने से इनकार किए, और कुछ लोग क्या करेंगे, जंगल से बाहर जाएंगे। अब जो लोग जंगल से बाहर जाने से इनका, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो लोग जंगल से
बाहर जाने से इनकार किए, इस मानव को हम लोग बोलते हैं रमापिथेकस। अब यहाँ से सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग रमापिथेकस। और जो जंगल से बाहर चले गए, निकल गए, उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो रमापिथेकस है ना, यही रमापिथेकस एक तरह से कह सकते हैं जनजातीय रूप में आज भी विद्यमान है। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने शारीरिक बनावट में चेंजेस लाए हैं। और धीरे धीरे चेंजेस का दौर था, धीरे धीरे यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वंशज बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के हिसाब से आज का मानव बन चुके हैं। हम और आप जो आज के मानव हैं, अगर कोई पूछे कि हमारे अंतिम पूर्वज कौन रहे होंगे, तो हम यही कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहे होंगे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये चेंजेस होता चला गया जलवायु परिवर्तन के हिसाब से। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो नया मानव आया वो आया है होमो इरेक्टस। इस होमो इरेक्टस मानव के बाद जो मानव आया है वो मानव आया है निएंडरथल। इस निएंडर घाटी में रहने वाले जो मानव थे उनको निएंडरथल कहा गया। इस निएंडरथल के बाद जो मानव आया है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस निएंडरथल के बाद जो मानव आया है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बाद जो मानव आया है वो मानव आया है क्रो-मैग्नन। और क्रो-मैग्नन के बाद जो मानव आया है वो है आज का मानव यानी हम और आप। आज का मानव यानी हम और आप। तो मानव का जो विस्तार हो रहा है, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या देखना है कि मानव का प्रारंभिक रूप क्या था, यानी कि पूर्वज हमारा जो था किस रूप में था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हमें तैयार रखना। प्राइमेट्स था। फिर मानव सर्वप्रथम कहाँ की धरती पे उतरा, तो हमको ये जानना है अफ्रीका महाद्वीप, हमें ये याद रखना है। फिर ये पूछ सकता है कि वर्तमान जनजातियों का अंतिम पूर्वज कौन रहा होगा, तो हमें ये कहना रमापिथेकस है। कहेंगे आज के मानव का वर्तमान पूर्वज कौन होगा, तो मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, जो पीसीएस का सवाल भी आप देखिएगा, आज के मानव का तात्कालिक पूर्वज कौन था, तो कहेंगे क्रो-मैग्नन है। हम बोलेंगे क्रो-मैग्नन है। तो इन बातों, इस तरह से मानव का विस्तार चल रहा। अब समझिएगा बात को, ये जो मानव है अपने विकास की चरण में जब चल रहा है, अपने विकास की चरण में चलने में वो जीवन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जिस वस्तु को प्रयोग किया अपने जीविकोपार्जन हेतु, वो चीज़ था पत्थर। वो चीज़ क्या था? पत्थर को ही अपने जीवन का आधार बनाया, हथियार बनाया, जीवों को मारने में सहायता लिया और उन जीवों को खाने के लिए खाकर अपने शरीर को सरवाइव करता चला गया। पत्थर ही अपने जीवन का आधार बनाया। इसीलिए मनुष्य ने सबसे पहले ज़्यादा पत्थरों का उपयोग जिस कालखंड में किया है, उस कालखंड को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। यानी कि हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर, अभी तक मैंने जितनी सारी बातें बताया आपको, उन सारी बातों का बस एक सारगर्भिक रूप मैंने दिया। लेकिन जो मानव अपने जीवन के आधार में जिस चीज़ को लेकर चल रहा, पत्थर को, यहीं से ज़्यादा पत्थर के अभाव, ज़्यादा पत्थर की मात्रा होने से एक नया कालखंड इतिहास का रूप लेता है और उसको हम लोग एक भाषा में बोलते हैं पाषाण काल। इसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल या स्टोन एजेस। तो हम लोगों का जो चैप्टर होगा फर्स्ट, वो होगा पाषाण काल। तो अगली क्लास में जब हम मिलते हैं आपसे, तो मेरी अगली क्लास में जो चलेगी हिस्ट्री का पहला टॉपिक वो रहेगा स्टोन एजेस। तो तब तक के लिए
इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, भले मैं संस्थानों में पढ़ाता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा अनुभव अभी मेरे पास नहीं है। जहाँ कोई अनुभव में समस्याएँ आएंगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सलाहकार के रूप में ज़रूर मेरा काम करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सलाह दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।